नमस्कार दोस्तों, मैं रियन कुमार आर्या मेरे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपके लिए मौर्योत्तर काल को लेके आए हैं। तो मौर्योत्तर काल क्या? प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और विशेष प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसे पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल। भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद जो साम्राज्य स्थापित हुए थे, उस साम्राज्य के शासनकाल को, उन वर्षों को मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो मौर्योत्तर काल अर्थात मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में कई राजवंश विकसित हुए थे। इनमें से हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि मौर्य वंश के पतन के बाद जो भी साम्राज्य स्थापित हुए थे वह ब्राह्मण जाति के थे। इसी कारण से इसे ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है, हेडिंग बना के रखा है, ब्राह्मण साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य में हम लोग आज 4 प्रमुख साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि ब्राह्मण साम्राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पहला है शुंग वंश, दूसरा है कण्व वंश, तीसरा है सातवाहन वंश और चौथा है चेदी वंश, जिसे हम लोग महामेघवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम लोग विवरण प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, ब्राह्मण साम्राज्य को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, अर्थात मौर्य वंश में लेके आता हूं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य साम्राज्य को एक विस्तृत रूप दिया था, विस्तार काफी दूर तक किया था। इस कड़ी को, इस परंपरा को सम्राट अशोक ने भी बरकरार रखा था, लेकिन सम्राट अशोक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग का युद्ध। और इस कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का अनुसरण किया था और युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। परिणाम स्वरूप अशोक के बाद उनके जितने उत्तरवर्ती शासक थे वह धीरे धीरे निरंकुश हो गए थे, उसकी सैनिक शक्ति निरंकुश हो गई थी और अंततः पतन मौर्य वंश का पतन हो गया था। मौर्य वंश का पतन 185 ईस्वी पूर्व में, जब इनके अंतिम शासक बृहद्रथ थे, तो ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण जाति के थे, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। शुंग वंश का इतिहास हमें बाणभट्ट के हर्षचरित्र से, पतंजलि के महाभाष्य सूत्र से, कालिदास के मालविका अग्निमित्र से, मनु के मनु स्मृति से इत्यादि ग्रंथों से हमें शुंगों का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो शुंगों ने अपने साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया था और इन्होंने सबसे बड़ा पहला काम किया था, उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हम जैसा जानते हैं कि मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन शुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। यह एक महत्वपूर्ण बात है। पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने कि इस वंश की स्थापना की थी, इस वंश के सबसे योग्य और प्रतापी शासक थे। पुष्यमित्र शुंग ने इस साम्राज्य को, मगध के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था और उन्होंने आगे इसकी विस्तारवादी नीति जो थी, जो मौर्य वंश की विस्तारवादी नीति रही थी, उसको इन्होंने बढ़ाने का काम किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग, चूंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति के थे, तो कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने उनके 84 बौद्ध धर्म के 84,000 स्तूपों को नष्ट करने का काम किया था। लेकिन कई विद्वान, कई इतिहासकार इस
से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि भरुत स्तूप जिसका निर्माण की पुष्यमित्र शुंग ने किया था, भरुत स्तूप जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था, इसका प्रमाण देते हुए वह कहते हैं कि नहीं, बौद्ध धर्म का वो विरोधी नहीं थे। चलिए जो भी है, लेकिन फिर भी चूंकि वह ब्राह्मण जाति के थे, महर्षि पाणिनि ने उसे भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। तो चूंकि वह ब्राह्मण जाति थे, अर्थात उन्होंने अपने शासन काल में ब्राह्मण धर्म को जो कि मौर्य वंश में काफ़ी नीचे चला गया था, उसका अस्तित्व संकट में था, उसको पुनरुत्थान करने का काम किया है। तो शुंग शासन काल में जो है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान हुआ, साथ में संस्कृत भाषा का भी पुनरुत्थान हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान और वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है शुंगों का शासन काल, और उसमें पुष्यमित्र शुंग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने भरुत स्तूप का निर्माण करवाया था और साथ में उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो कराए थे, उसके दरबार में जो पुरोहित थे पतंजलि, उसके सहयोग से उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। जो यज्ञ कराने की परंपरा चली आ रही थी, बीच में यह विलुप्त हो गई थी और कहा जाता है कि पुनः पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराने की परंपरा को प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है। तो यह अश्वमेध यज्ञ जो है, पतंजलि जो उसके दरबार में पुरोहित थे उसने किया था। पतंजलि ने ही महाभाष्य सूत्र की रचना की है। इससे भी हमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह है कि मनुस्मृति जिसमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का विवरण मिलता है, इसकी भी रचना इसी काल में हुई है। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है, इसकी भी रचना इसी काल में हुई है, ऐसा माना जाता है। और इसमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का नियमों का वर्णन हमें मिलता है। पुष्यमित्र सिंह के शासन काल में कई महत्वपूर्ण घटना घटी थी, लेकिन उसके द्वारा जो यवन शासक, या आप इसे इंडो यूनानी कह सकते हैं, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को युद्ध में पराजित किया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि किस शुंग वंश के किस शासक ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को युद्ध में पराजित किया था। तो यह सिंधु नदी के तट पे दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मिनांडर की हार हुई थी। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना थी विदर्भ का युद्ध। तो इस युद्ध के पीछे एक कहानी है कि पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराने के लिए अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा था। अग्निमित्र ने यज्ञसेन, जो कि वृद्धत के सचिव का साला था, विदर्भ एक स्वतंत्र साम्राज्य था, वहाँ के शासक यज्ञसेन को हराने के लिए उन्होंने उसके चचेरे भाई माधव सेन को अपनी ओर मिला लिया था और यज्ञसेन को युद्ध में पराजित कर दिया था। यज्ञसेन को युद्ध में पराजित करने के बाद विदर्भ साम्राज्य को माधव सेन और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे और माधव सेन जो कि यज्ञसेन के चचेरे भाई थे, दोनों ने मिलकर बराबर बांट लिया था और दोनों ने पुष्यमित्र शुंग की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी विदर्भ का युद्ध। इसके बारे में मालविका अग्निमित्र में भी जो कालिदास की रचना है, इसके बारे में विवरण मिलता है। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विदर्भ का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। विदर्भ का युद्ध जो है अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे और दूसरी ओर यज्ञसेन जो विदर्भ के शासक थे, दोनों के बीच लड़ा गया था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इससे बनता है कि विदर्भ के बाद विदर्भ में युद्ध जीतने के बाद पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन हुए थे। तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी उसके पुत्र अग्निमित्र हुए थे। जब पुष्यमित्र ने शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र बना था। तो अग्निमित्र से संबंधित
बहुत अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन एक जो है एक ग्रंथ है जिसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है, मालविका अग्निमित्र। यह रचना कालिदास द्वारा की गई है और यह गुप्त वंश में रचना की गई है, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ में हमें अग्निमित्र और मालविका दोनों के प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है शुंग वंश के शासनकाल की। शुंग वंश के शासनकाल की कला से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि इसके पहले स्तूप में रैलिंग में पाषाण का प्रयोग, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अच्छे परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें पता है कि स्तूप निर्माण सबसे पहले मौर्य वंश के शासकों ने शुरू किया था। अशोक ने स्तूप का निर्माण शुरू किया था। तो पहले स्तूप की जो रैलिंग होती थी, उस रैलिंग में लकड़ियों का प्रयोग होता था, लेकिन शुंगों ने इसमें लकड़ी के बजाय पाषाण का उपयोग शुरू किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं कि किस वंश के शासकों ने स्तूप के रैलिंग में पाषाण का उपयोग प्रारंभ किया था। तो उत्तर होगा कि शुंग वंश के शासकों ने यहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। और देवभूति जिस प्रकार से बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उसके सेनापति थे पुष्यमित्र सिंह, उसी प्रकार देवभूति की हत्या वासुदेव जो उसके सेनापति थे उन्होंने कर दी थी। और यहीं से शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है और यहीं से जो है मौर्योत्तर काल में कण्व वंश का प्रारंभ होता है। तो कण्व वंश भी एक ब्राह्मण साम्राज्य का अंग था। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत इसको भी रखते हैं। तो इसकी स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। हालांकि इससे कुछ प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ बारीकी प्रश्न जरूर बनते हैं, जैसे कि कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो कण्व वंश की अंतिम शासक सुशर्मा थे। तो कण्व वंश का जो साम्राज्य था वह काफ़ी विस्तारित नहीं था, काफ़ी दूर तक फैला हुआ नहीं था। तो इनका साम्राज्य जो है पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उसकी हत्या सिमुक ने कर दी थी। तो अब हम सातवाहन वंश में आपको लेके आते हैं, क्योंकि कण्व वंश में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, कुछ 2-4 बारीकी प्रश्न बनते हैं। तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश जो है उसकी स्थापना सिमुक ने की थी। जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, उसी प्रकार सिमुक ने कंस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। हालांकि सातवाहन वंश को पुराणों में दक्षिण आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपना जो साम्राज्य था वह दक्षिण भारत में ही डेवलप किया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण से इसे दक्षिण सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। इन्होंने सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। प्रतिष्ठान जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में अवस्थित है। और यह जो है गोदावरी नदी के तट पे अवस्थित है। और जो क्षेत्र था सातवाहन शासनकाल का जो शासकों का जो क्षेत्र था वह कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य में अवस्थित था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश का जो शासन क्षेत्र था वह कहाँ था। कृष्णा कावेरी नदी के क्षेत्र में अवस्थित था। इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक हुए थे वह थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही पश्चिम का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। किस शासक को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। सातवाहन वंश के कुछ शासकों में
माँ के नाम लगाने की प्रथा थी। जैसे गौतमी, सातकर्णी की माता का नाम था गौतमी। इसके बाद भी कुछ शासकों ने वशिष्ठी पुत्र इत्यादि अपने नाम के पहले माँ का नाम लगाया है। इससे ऐसा प्रमाणित होता है कि शायद सातवाहन वंश का जो शासन काल था वह मातृसत्तात्मक था, ऐसा इनके नामों से पता चलता है। लेकिन जब शासक बनने की बात होती थी तो उस वक्त जो है पुरुष को शासक बनाया जाता था, लेकिन समाज या फिर जो राज परिवार रहता होगा वह मातृसत्तात्मक रहता होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए, तो हम सातवाहन वंश में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। अगला है सातवाहन वंश की लिपि। तो सातवाहन वंश में जो भी अभिलेख मिले हैं या जो भी रचनाएं हैं उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग मिलता है, अर्थात इस काल में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया जाता था। जबकि सातवाहन वंश की जो भाषा थी, जिस भाषा को लोग प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा थी। यही प्राकृत भाषा बाद में जाके संस्कृत भाषा का ही रूप कहा जाता है, लेकिन उनकी भाषा प्राकृत भाषा थी। सर्वप्रथम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ किया था। तो एक महत्वपूर्ण अभिलेख है नानाघाट प्रतिमा अभिलेख, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। तो यहाँ से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले सातवाहनों ने ही भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ किया। बाद में मौर्य वंश में जाकर यह काफ़ी अधिक हो गया और काफ़ी अधिक भूमि दान दिए जाने लगे, और यही व्यवस्था जाके धीरे धीरे सामंती व्यवस्था के रूप में विकसित हो गया भारत में। ब्राह्मणों, अब सातवाहन वंश की जो कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां थी, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम अवश्य चर्चा करना चाहें। कार्ले का चैत्य। तो दक्षिण भारत में कार्ले एक स्थान है और चैत्य भूमि जो है वह बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है। तो कार्ले का चैत्य एक प्रसिद्ध स्थल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा, अमरावती कला शैली। तो जिस प्रकार से हम इतिहास में मथुरा कला शैली, गंधार कला शैली इत्यादि पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अमरावती कला शैली का भी विकास सातवाहन वंश के शासनकाल में ही हुआ था। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी सातवाहन वंश के शासनकाल में। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमरावती कला शैली का विकास किस वंश के शासनकाल में हुआ। तो अमरावती कला शैली का विकास सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ था। या फिर कार्ले का चैत्य जो है, इस कला का विकास या किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन रहे थे। अगला जो है सिक्के। तो सातवाहनों ने 4 प्रकार के सिक्के जारी किए थे: सीसा, तांबा, पोटीन और कांस्य। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहनों ने सबसे अधिक मात्रा में शीशे के सिक्के ढलवाए थे और उसे प्रचलन में लाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि अभी मैं आपको सातवाहन वंश के बारे में बता रहा था। सातवाहन वंश के शासन काल में भी 2 महत्वपूर्ण कवि हुए थे। एक हाल, जिन्होंने कि हाल एवं गुणाढ्य प्रसिद्ध कवि थे। हाल ने गाथा सप्तशतक और गुणाढ्य ने बृहत कथा कोश की रचना की थी। तो ये महत्वपूर्ण थे जो कि आपको मैं, तो सातवाहन वंश से 2 और महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सातवाहन वंश के जो प्रमुख कवि थे वो हाल, जिन्होंने गाथा सप्तशतक की रचना की थी। यहाँ पर से एक प्रश्न बनता है कि हाल किस वंश के शासन काल में रहते थे, तो आप उत्तर करेंगे सातवाहन वंश के शासन काल में रहते थे। या फिर गाथा सप्तशतक की रचना किसके द्वारा की गई, तो हाल के द्वारा की। एक और प्रसिद्ध गुणाढ्य थे जिन्होंने बृहत कथा की रचना की थी। तो यहाँ तक हम देखते हैं सातवाहन वंश का शासनकाल। तो सातवाहन वंश के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का हमने जिक्र किया। अब हम आपको चेदी वंश के बारे में वर्णन करेंगे। तो यह चेदी वंश था जो कि मौर्य वंश के पतन के बाद जो कलिंग का क्षेत्र था वह उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो चेदी वंश ने जब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, कहा जाता है उसकी स्थापना महामेघवाहन
के द्वारा की गई थी। इसी कारण से इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं या चेदी वंश भी कहते हैं। यह भी ब्राह्मण साम्राज्य ही था, क्योंकि इसके जो शासक थे वह ब्राह्मण थे। चेदी वंश के बारे में हमें विस्तृत जानकारी जो है रामायण, कालिदास कृत, रघुवंश से, पुराण से, अष्टाध्यायी से इत्यादि ग्रंथों से मिलती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह हाथी गुफा अभिलेख, जिससे हमें चेदी वंश के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस वंश का सबसे, चूंकि स्थापना महामेघवाहन ने की थी, लेकिन कहा जाता है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कलिंग नरेश, कलिंग राजा खारवेल था। कलिंग नरेश ने एक योग्य शासक था और उन्होंने अपने महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए अंग और मगध को जीत लिया था। जब हम जाते हैं मौर्य काल में, तो यही वह कलिंग था जिस पर अशोक ने आक्रमण करके इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। लेकिन जब हम आते हैं कलिंग नरेश खारवेल, चूंकि यह एक प्रतापी और योग्य शासक था, तो इन्होंने भी अंग जनपद और मगध जनपद को जीत लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मगध से जैन तीर्थकर जीन शीतलनाथ की मूर्ति को वापस लेके आए थे, जो कि नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने कभी कलिंग से लेके गए थे, यहाँ से छीन कर लेके चले गए थे। उसे वापस लाने में सफलता प्राप्त की थी कलिंग नरेश ने, खारवेल ने। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी चेदी वंश से, और यहाँ से ज़्यादा अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर इतना जरूर है कि कुछ बारीकी प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चेदी वंश का पता हमें किस अभिलेख से पता चलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख, या हाथी गुफा अभिलेख के संबंध किस वंश के शासकों से है, तो चेदी वंश के शासकों। कलिंग राजा खारवेल का संबंध किस वंश से है, तो चेदी वंश से है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कलिंग राजा खारवेल के द्वारा कराया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बात जो आज मैंने ब्राह्मण साम्राज्य मौर्योत्तर काल के बाद जो भारत में साम्राज्य विकसित हुए थे, जो साम्राज्य स्थापित हुए थे, तो उसमें ब्राह्मण साम्राज्य था। और ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे प्रमुख थे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। तो हम इस वीडियो में हम आपके लिए ये विश्लेषण लेके आए थे। अगले वीडियो में हम आपको देखेंगे कि जब भारत के साम्राज्य ये सभी पतन की ओर चले जाते हैं, ये नष्ट हो जाता है, तो कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी जो भारत आते हैं और कौन कौन सा यहाँ पर वंश विकसित होता है, इसके बारे में हम आपको विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सबको। थैंक यू।